हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एनसीईआरटी 2.0 सीरीज के अंदर अब तक हम लोगों ने जो चैप्टर्स कवर कर लिए हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। क्लास 9th एनसीईआरटी से हम लोगों ने कवर कर लिया है अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, यानी और ये 6 जो भी चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के और फिजिक्स के वो सारे हमारे कंप्लीट होते हैं। बचे हुए हैं सिर्फ 9th में फिजिक्स के चैप्टर्स। अभी हमारा क्लास 10th चल रहा है, इसमें हम लोगों ने अध्याय 1 को कवर कर लिया है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को कवर कर लिया है। हम लोगों ने जस्ट कंप्लीट किया है अध्याय 5 जैव प्रक्रम वायु का, ये पहला चैप्टर है क्लास 10th के अंदर। आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर की आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का ये पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 है, इसमें हो सके तो 3 पार्ट्स आएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग ह्यूमन के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी ग्रंथि जो है कौन से हार्मोन को स्रावित करती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इसमें आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है और अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ना है और पादप हार्मोन के बारे में पढ़ना है। इन 3 चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, तो अलग अलग पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यों के अंदर, मानवों के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन के बारे में मेनली हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग आज इस पार्ट 1 में कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 3 में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सब बातें कही गई है इस चैप्टर में। पिछले अध्याय में यानी कि जैव प्रक्रम में हमने सजीवों में अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस कार्य में संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था, है ना। जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था, श्वसन के बारे में पढ़ा था, वहन के बारे में पढ़ा था और पढ़ा था हम लोगों ने पोषण के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। चैप्टर के स्टार्टिंग में जैव प्रक्रम चैप्टर की जब शुरुआत होती है तो वहां पर इसी नोट के साथ जो है स्टार्ट होता है वो चैप्टर कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक ओर धकेलकर बाहर आ जाता है। कहा जा रहा है कि प्लांट के अंदर जो गति होती है वो वृद्धि का परिणाम है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। यानी जो गति हमें पादपों में दिखाई पड़ रही है वो किसका परिणाम है? ग्रोथ का रिजल्ट है, वृद्धि का परिणाम है। जैसे एक बीज को आप क्या करोगे, मिट्टी में डाल दो तो बीज अंकुरित होता है और एक नन्हा सा प्लांट जो है उगता है। तो आपने देखा कि प्लांट में गति हो रही है, जो किसका रिजल्ट है, किसका परिणाम है? वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ। प्लांट में जब ग्रोथ हुई है तो जाकर के आपको वो गति दिखाई पड़ रही है। यही चीज आपसे कहा गया है कि प्लांट में इस तरह की कुछ गतियां जो होती है वास्तव में क्या होती है? वृद्धि का परिणाम है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई तो ये गतियां नहीं होती है। अगर मान लो बीज आपने मिट्टी में डाल दिया हुआ है लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुआ और ना ही वहां से कोई नन्हा प्लांट उगा तो आपको ये वृद्धि दिखाई नहीं पड़ेगी, ठीक, ये गति आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो अगर वृद्धि रुक जाती है तो गति आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। यानी वृद्धि हुई तो गति हुई, वृद्धि नहीं हुई तो गति नहीं हुई, राइट। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। छुई मुई की पत्तियों को छूने के बाद सारी पत्तियां जो है मुरझा जाती है, वहां भी गति हुई लेकिन वो वृद्धि से संबंधित गति नहीं है, वृद्धि से संबंधित गति नहीं है। और अधिकांश जंतुओं में जो गति होती है वो वृद्धि से संबंधित नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो ग्रो कर रहे हैं तो उनमें गति दिखाई पड़ रही है। पहले आप छोटे थे, है ना, अब आप इतने बड़े हो गए तो ये गति हुई लेकिन ये वृद्धि का परिणाम है, ग्रोथ का रिजल्ट है। वृद्धि हुई तो गति हुई, लेकिन अधिकांश जो गतियां होती हैं जंतुओं में वो वृद्धि के कारण नहीं होती है। लेकिन पादपों में जो गतियां होती हैं यूजुअली वो वृद्धि का ही परिणाम होता है। कुछ गतियां पादपों में ऐसी होती है जो वृद्धि का परिणाम नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया छुई मुई पादप,
कि पत्तियां जो मुरझा जाती है। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती है ना। ये सारी जो गतियां होती है इसमें ऐसा नहीं है कि वृद्धि हुई है तो ये गतियां हुई है। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? जो गतियां हमें ये दिखाई दे रही है इन्हें हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं, लाइफ के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन, जीव के पर्यावरण में, जीव जो है उसके पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। यानी जो जीव है उसके पर्यावरण में परिवर्तन आया है, उसके बदले में उसने रिस्पॉन्स किया है, बदले में उसने जवाब दिया है, बोल सकते हो कि उत्तर दिया है, आंसर दिया है। अनुक्रिया का मतलब रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स देना। जो जीव है उनके पर्यावरण में बदलाव आया और उसके बदले में उसने रिस्पॉन्स किया तो वो गति हुई है। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? देखो, सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है चेतना। चेतना का मतलब होता है कि जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, अपने पर्यावरण में होने वाले बदलाव को महसूस करते हैं और बदले में कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, है ना। कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो। यह सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, राइट, कि वो अपने पर्यावरण में आए बदलावों को महसूस करते हैं और उसके बदले में वो रिएक्ट करते हैं। ठीक, देखो पर्यावरण में जो परिवर्तन आता है ना उसे हम लोग हिंदी में उद्दीपन बोलते हैं, टेक्निकल टर्म, उसे हम लोग उद्दीपन बोलते हैं और अंग्रेजी में हम लोग इसे क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं। ये शब्द ध्यान में रखिएगा, उद्दीपन हिंदी में और स्टिमुलाई, स्टिमुलाई जो है ये प्लूरल वर्ड है और स्टिमुलस जो है सिंगुलर वर्ड होता है। किसी भी टाइप का पर्यावरण में अगर कोई चेंज आ रहा है ना, किसी भी टाइप का पर्यावरण में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे उद्दीपन। ये लाइट हो सकती है, एयर हो सकती है, वाटर हो सकती है ना, आर्द्रता हो सकती है, डर हो सकता है। किसी भी टाइप का कोई चेंज आ रहा है तो वो उद्दीपन हो जाएगा, स्टिमुलाई हो जाएगा। और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना ये सजीवों का लक्षण होता है ना। जो सजीव होते हैं वो स्टिमुलाई के प्रति जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? तो इसका एक संभावित उत्तर कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि जो गति हुई है वो जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया हो सकती है, रिस्पॉन्स हो सकती है। भाई जीव के पर्यावरण में कोई चेंज आया, उसके बदले में उसने रिस्पॉन्ड किया, जिसके कारण वो गति हुई है। जैसे बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि इसने एक चूहा देखा था, हो सकता है चूहा देखा था, चूहा को पकड़ने के लिए बिल्ली दौड़ी। ठीक, तो बिल्ली के पर्यावरण में परिवर्तन क्या आया कि उसने चूहा देखा और बोल सकते हो कि भूख के कारण, है ना, लालच के कारण। तो भूख लालच अपने आप में उद्दीपन हो जाएगा, इसलिए वो दौड़ी होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने बिल्ली को पकड़ने की कोशिश की गई हो तो डर यहां पर उद्दीपन हो जाएगा। तो उस डर के कारण उसने क्या किया? रिस्पॉन्ड की। डर के कारण बिल्ली ने रिस्पॉन्ड की, जिसके कारण वो दौड़ी है, ये गति दिखाई पड़ी। केवल यही नहीं, हम गति को सजीव द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो, है ना, लाभकारी हो, बेनिफिशियल हो। यानी सजीवों में जो गति आप देखते हैं हो सकता है कि वो एक प्रयास हो। भाई कैसा प्रयास हो? उस जीव के पर्यावरण में जो परिवर्तन आया है उससे लाभ प्राप्त करने का प्रयास हो। जीव के पर्यावरण में जो भी परिवर्तन आया है उससे वो लाभ प्राप्त करना चाहता हो, है ना। वो प्रयास कर रहा है कि जो पर्यावरण में परिवर्तन हुआ है उससे हमें क्या हो? लाभ हो। उसके बदले में उसने अनुक्रिया किया, जिसके कारण वो गति दिखाई पड़ी। यह भी हो सकता है। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, तो यहां पर प्लांट ने क्या किया? फायदा उठाया लाइट का और ग्रो करना शुरू कर दिया। बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बच्चे ने देखा कि भाई पार्क में झूले हैं, बच्चे ने देखा पार्क में झूले हैं तो उसने आनंद प्राप्त करने का प्रयास किया। तो अभी बच्चे जो झूल रहे हैं उनमें जो गति हो रही है वो क्यों हो रही है? उन्होंने देखा कि पार्क में या फील्ड में बहुत सारे झूले हैं तो उन्होंने आनंद प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसके कारण उनमें गति दिखाई पड़ी। भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़े में टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। भैंस भोजन को इसलिए चबा रहा है या चबाने की प्रयास कर रहा है ताकि उसे क्या मिल जाए? पाचन के बाद पोषक तत्व मिल जाए। तो जो गतियां हैं इनके बारे में अब तक आपसे दो चीजें कही गई है कि हो सकता है कि जो पर्यावरण में परिवर्तन आया है
उसके प्रति उसने रिस्पॉन्ड किया हो सजीव, तो गति दिखाई पड़ी। या फिर हो सकता है कि पर्यावरण में जो परिवर्तन आया उससे लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया हो, तो गति हुई। अब कहा जा रहा है आपसे, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अब कहा जा रहा है कि खुद को बचाने के लिए भी जो है, खुद को बचाने के लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसके कारण गति होती है। आपकी आंखों पर अचानक से टॉर्च जला दिया जाए तो आप ऐसे आंखें बंद कर लेंगे, अपने लाइट की इंटेंसिटी से खुद को बचाने के लिए, आंखों को बचाने के लिए। गर्म चीजों से आपकी उंगली टच हो जाती है, अचानक से आप हटा लेते हैं। तो यहां पर आपने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। जो गति हुई खुद को बचाने के लिए हुई, ठीक है, खुद को बचाने के लिए हुई। किसी भी टाइप में आप गति को देखेंगे तो एक ही चीज आपको देखने को मिल रही है, एक चीज कॉमन है कि पर्यावरण में कुछ चेंज आ रहा है और उसके बदले में जो है सजीव रिएक्ट कर रहा है। पर्यावरण में कुछ चेंज आ रहा है और उसके बदले में जो है सजीव रिएक्ट कर रहा है, कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है, जिसके कारण हमें गति दिखाई पड़ रही है। अब चाहे वो लाभ प्राप्त करने के लिए हो, चाहे खुद को बचाने के लिए हो, किसी भी टाइप का कोई भी चेंज सजीव के पर्यावरण में आ रहा है तो उसके बदले में सजीव क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब ये रिस्पॉन्स किसी भी कारण से हो सकता है, खुद को बचाने के लिए हो सकता है, लाभ प्राप्त करने के लिए हो सकता है, किसी भी कारण के लिए ये रिस्पॉन्स हो सकता है। तो कॉमन क्या है, जीव के पर्यावरण में चेंज आया और उसके बदले में उसने रिएक्ट किया। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती है। यदि हम थोड़ा और विचार करें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति, पर्यावरण में आए बदलाव के प्रति जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है और उसमें जो उसके कारण जो गति हो रही है सावधानी से नियंत्रित की जाती है। अब बिल्ली जो है वो चूहे को पकड़ना चाह रही है तो बिल्ली को पता है कि कितनी स्पीड से भागना है और किधर की ओर भागना है। या फिर बिल्ली को कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो बिल्ली डर से भाग रही है तो उसे पता है कि किधर भागना है, कितनी स्पीड से भागना है। तो इस तरह की जो गतियां होती है, जो भी गतियां होती है, मैं बोल रहा हूं, मुझे कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कितने जोर से बोलना है, कितने जोर से नहीं बोलना है, मैं लिख रहा हूं तो भाई कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, ये सारी गतियां जो है वो क्या है, नियंत्रित है। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। पर्यावरण में होने वाले हर एक परिवर्तन के रिस्पॉन्स में जो है एक एप्रोप्रिएट मूवमेंट होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अब क्लासरूम में आप बैठे हुए हैं तो आप जोर से नहीं बोलते हैं बल्कि अपने दोस्तों से जो है फुसफुसाते हैं, है ना। तो आप बोल सकते हो ना कि आप जो बोल रहे हैं उसको नियंत्रित कर रहे हैं। बोलने की जो गति है, जो मूवमेंट यहाँ पर हो रही है वो नियंत्रित है। आपको पता है कि जो हम जिस पर्यावरण में अभी हैं उसके बदले हमें कैसे रिएक्ट करना है, भाई कैसी गति हमें दिखानी है। तो हमें धीरे धीरे जो है वो बोलना है, जोर से नहीं बोलना है, हमें जोर से नहीं बोलना है। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। जिस घटना के कारण कोई भी गति जो है उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। भाई जिस घटना के कारण गति हो रही है, जो घटना गति को प्रेरित कर रही है वो गति जो है उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लासरूम में हैं, क्लासरूम में पढ़ाई लिखाई की बातें होती है, क्लासरूम में सर होते हैं तो वहां पर जो है आप धीरे धीरे ही बोलते हैं, जोर से नहीं बोलते हैं। या फिर अगर आपको पता लग जाए कि भाई क्लासरूम में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है तो आप वहां पर जो है जोर से चिल्लाएंगे भी और हो सकता है आप तेजी से भागेंगे भी। तो डिपेंड करता है कि कौन सी वह घटना है जो ट्रिगर कर रही है मोशन को, उस टाइप का जो है मोशन आपको देखने को मिलेगा। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। देखो, जो ये नियंत्रित गति होती है, कहा गया कि ये जो गतियां होती है नियंत्रित होती है। जो ये नियंत्रित गति होती है वो देखो कुछ ऐसे होती है कि पर्यावरण में होने वाले अलग अलग घटनाओं को पहले पहचाना जाता है और उसके रिस्पॉन्स में, उसके जवाब में ये नियंत्रित गति होती है।
पर्यावरण में होने वाले अलग अलग घटनाओं को पहचाना जाता है और उसके रिस्पॉन्स में ये जो नियंत्रित गति है वो होती है। भाई क्लासरूम में आप बैठे हुए हैं, क्लासरूम में पढ़ाई लिखाई की बातें चल रही है, क्लासरूम का माहौल शांत होना चाहिए, ये सब क्या है, एक अलग अलग घटना है। और इन सारे घटनाओं को पहचानते हुए आप ये काम करते हैं कि आप धीरे धीरे बोलते हैं, आप जोर से नहीं बोलते हैं। दूसरे शब्दों में सजीव को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक ऐसे सिस्टम का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का काम करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। बहुकोशी के जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। जो बहुकोशी के जीव होते हैं उनमें प्रॉपर एक टिश्यू होता है जो ये नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। और वो कौन सा टिश्यू है? वो दो तरह के तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अब देखो ये पार्ट आपको अच्छे से समझना है। अब तक जो आपने पढ़ा यूजफुल नहीं है, ठीक है। अगर आप रिवीजन करते हैं इस चैप्टर की अगर आप रिवीजन करते हैं तो ये सारे पार्ट्स जो है आप बड़ी आराम से स्किप कर देना, ठीक है। यूजफुल नहीं है, ठीक। ये याद रखना कि जो सजीव होते हैं उनमें नियंत्रण एवं समन्वय के लिए क्या है कि विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं। भाई ये कौन से ऊतक है? बहुकोशी के जीव है तो उनके अंदर आपको तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र देखने को मिलेगा। अब ये पार्ट जो है आपके लिए यूजफुल है, सवाल एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब तक जो पढ़ा उसको वापस से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। हमारे बॉडी में 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन है ना भाई। नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है और क्या है? आंख है। पर्यावरण में आए बदलावों को सेंस करने का काम, महसूस करने का काम न्यूरॉन्स जो है, जो तंत्रिका होती है वो करती है। लेकिन तंत्रिका को अगर आप देखेंगे, तंत्रिका कोशिका को, जब मैं बोलूं तंत्रिका, न्यूरॉन समझना है ना। तंत्रिका कोशिका बोलो, तंत्रिका बोलो, न्यूरॉन बोलो, बात एक ही है। तो पर्यावरण में जो भी बदलाव आ रहे हैं ना, पर्यावरण में जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे महसूस किया जाता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन से, ठीक। आपके दिमाग में आज तक जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन के कारण है। सोच कर देखो, एक आदमी जो ना तो सुन सकता है, ना ही देख सकता है, ना ही स्वाद का पता लगा सकता है, ना ही टच महसूस कर सकता है, ठीक, और ना ही सुन सकता है, ना ही सूंघ सकता है, ना सुन सकता है, ना सूंघ सकता है, ना देख सकता है, ना स्वाद का पता लगा सकता है और ना ही टच को महसूस करता है। सोचो उसके दिमाग में क्या होगा भाई, कौन सी सूचना एकत्रित होगी? कुछ भी नहीं, सन्नाटा। तो अब तक आपके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन के कारण है। तो पर्यावरण से उन सारे सूचनाओं को एकत्र किया जाता है इन 5 सेंस ऑर्गन के द्वारा, और सेंस करने का काम जो है वो तंत्रिका करती है। और तंत्रिका में कई सारे पार्ट्स होते हैं भाई। कौन सा वो पार्ट होता है जो डायरेक्ट पर्यावरण में आए बदलावों को सेंस करने का काम करता है? वो कौन सा पार्ट है? तो यह है द्रुमिका। यह है द्रुमिका, इसी को यहां पर रिसेप्टर कहा गया है ना। ये ग्राही है, पर्यावरण में आए बदलावों को रिसीव करने का काम जो है ये द्रुमिका करता है, डेंड्राइट करता है। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती। कौन सी सूचना? पर्यावरण में आए बदलावों की सूचना। पर्यावरण में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनकी सूचना जो है ये तंत्रिका कोशिका के इस डेंड्राइट के द्वारा उपार्जित की जाती है, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। जब ये डेंड्राइट पर्यावरण में आए बदलावों को रिसीव करने का काम करता है तब एक केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन के तुरंत बाद जो है क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है ना। इसने सेंस किया, केमिकल रिएक्शन हुई और तुरंत इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुआ, एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। कोशिका काय ये है, ये सेल बॉडी है, ये केंद्रक है, कोशिका काय है भाई। इसने महसूस किया, इसने सेंस किया, और इससे इसने सेंस किया, केमिकल रिएक्शन हुई, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुआ। वो इलेक्ट्रिक इंपल्स पहले इस कोशिका काय में आएगा, और तब देखो ये तंत्रिकाक्ष है, इसे हम इंग्लिश में एक्सॉन बोलते हैं, वो ऐसे ट्रेवल करेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक इंपल्स।
ये पूरा आपको क्रम याद रखना है ना। डेंड्राइट के बाद कोशिका काई और उसके बाद तंत्रिकाक्ष, ये पूरा क्रम आपको ध्यान में रखना है। और तब तंत्रिकाक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। अंतिम सिरा यह है तंत्रिका का अंतिम सिरा, इसे हम नर्व एंडिंग बोलते हैं, यहां तक पहुंच जाता है। अब यहां के बाद कहां? यहां के बाद अगले वाले न्यूरॉन में। लेकिन अगले वाले न्यूरॉन के कौन से पार्ट में? इस डेंड्राइट में। जो अगला न्यूरॉन होगा ना, वहां पर इसके पास में, इस नर्व एंडिंग के पास में ये डेंड्राइट होगा, अगले वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा। एक्सॉन के एक अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये जो रसायन होता है इसे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, है ना, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। जैसे डोपामाइन आपने सुना होगा, वो भी एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या साइनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका में इस तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। आप यहां पर पहले देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये न्यूरॉन है, ये एक पहला न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन। भाई इस पहले न्यूरॉन के डेंड्राइट ने पर्यावरण से कुछ इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। अब ये वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंपल्स बना। ये कोशिका काय से होते हुए एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन एंड में वो इलेक्ट्रिक इंपल्स पहुंचा। यहां पर पहुंचने के बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल वापस से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है और यहां पर एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। देखो ये नर्व इंपल्स है जो कि इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में आया। उसके बाद क्या होता है, ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर कुछ केमिकल जो है सिक्रीट स्रावित होता है, कुछ रसायन स्रावित होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये दूसरा जो न्यूरॉन है इसके डेंड्राइट के पास जाएगा। यानी जो भी इंफॉर्मेशन को सेंस किया गया है इस न्यूरोट्रांसमीटर में है केमिकल सिग्नल के फॉर्म में। अब इस केमिकल को रिसीव करने के लिए ये जो दूसरा न्यूरॉन है इसके डेंड्राइट के पास इसका रिसेप्टर होता है, ग्राही होता है। जैसे ही इस न्यूरोट्रांसमीटर को, इस केमिकल सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के द्वारा रिसीव किया जाएगा, वापस से वो केमिकल सिग्नल जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ। कहां पर? साइनेप्स पे। देखो एक चीज ध्यान में रखना कि इस न्यूरॉन का ये जो नर्व एंडिंग है और इसका जो डेंड्राइट है, पहले न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और दूसरे का डेंड्राइट के बीच में ऐसे दोनों सटे नहीं होते हैं, इनके बीच में गैप होता है। इस पूरे जंक्शन को हम लोग साइनेप्स बोलेंगे, लेकिन इनके बीच में गैप होता है। इस गैप को हम लोग साइनेप्टिक गैप बोलते हैं या फिर साइनेप्टिक दरार बोलते हैं या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। समझ में आया आपको? साइनेप्टिक गैप बोल दो, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल दो या फिर साइनेप्टिक दरार बोल दो। तो साइनेप्स के पास या फिर साइनेप्टिक गैप के पास जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो चुका होता है ना। साइनेप्टिक दरार के पास जब इलेक्ट्रिक इंपल्स विद्युत आवेग आता है तो रासायनिक संकेत में कन्वर्ट हो जाता है, रासायनिक संकेत के रूप में उस दरार को पार करता है, तब जाकर के दूसरे न्यूरॉन में जाकर के वापस से वो विद्युत आवेग में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया आपको? वापस से यहां से पढ़ते हैं। विद्युत आवेग पैदा करती है, यह आवेग ध्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, यहां तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या साइनेप्टिक दरार को पार करते हैं। ठीक है, ये जो रसायन होते हैं साइनेप्टिक दरार को पार करते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इस पूरे साइनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। राइट, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, जो पूरा दरार पार हुआ वो केमिकल सिग्नल के फॉर्म में पार हुआ और उसके बाद वापस से दूसरे न्यूरॉन के जैसे ही ध्रुमिका के पास वो केमिकल सिग्नल पहुंचा वापस से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है, यानी बॉडी में जो नर्व इंपल्स जो ट्रेवल करते हैं वो कुछ ऐसे ही करते हैं। इसी तरह का एक साइनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे शरीर की पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक
ले जाता है। कहा गया है कि जैसे आपने देखा कि भाई दो न्यूरॉन के बीच में साइनेप्स बनते हैं, वैसे ही तंत्रिका कोशिका और अन्य कोशिकाओं के बीच में भी साइनेप्स बनते हैं। और मेनली आपको ध्यान में रखना है पेशी कोशिका या फिर किसी ग्रंथि के पास भी ये आपको साइनेप्स देखने को मिल सकता है। जैसे यहां पर देखो, ये पेशी कोशिका है, ये पेशी कोशिका है और ये तंत्रिका का एक्सॉन दिखाया गया आपको, और ये आपको दिखाया गया है ये कौन सा पार्ट है, नर्व एंडिंग है। तो देखो ये पेशी कोशिका है और ये तंत्रिका सीरा है। भाई इनके बीच में भी साइनेप्स बना है ना, इनके बीच में भी साइनेप्स बना है, इनके बीच में भी साइनेप्स बना है। यहां भी एक दूसरे से एकदम से अटैच नहीं है, यहां भी गैप होता है। इसे हम लोग बोलते हैं तंत्रिका पेशीय संधि, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो आप हाथ को हिला डुला पाते हो, हाथों में पेशियों में जो आप गति करा पाते हो, कैसे करा पाते हो भाई, हमारे नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आता है इसी जंक्शन के पास वो सिग्नल आता है, तब जाकर के पेशियों में जो है गति होती है ना। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तंत्रिका पेशीय संधि, यानी तंत्रिका और जो पेशी कोशिका होती है उनके बीच में जंक्शन होता है। तो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा जो सिग्नल आता है पेशी के पास वो इसी जंक्शन के पास आता है, और उसके हिसाब से जो पेशी कोशिका है वो अपना रिएक्ट करती है और पेशियों में जो है गति हो पाता है। ठीक है, यहां पर आपको और जूम करके दिखाया गया है, देख रहे हो कुछ ना कुछ गैप होता है यहां पर भी। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के संगठित जाल का बना होता है। याद रहेगा आपको, जो नर्वस टिश्यू है, देखो हमारे बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू आपने पढ़ा है, उपकला पढ़ा है, संयोजी ऊतक पढ़ा है, पेशी ऊतक पढ़ा है, और आपने क्या पढ़ा है, तंत्रिका ऊतक। कौन कौन से ऊतक हो गए, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, राइट। तो जो तंत्रिका ऊतक है वही किससे बना हुआ है, तंत्रिका कोशिकाओं से बना है। तंत्रिका कोशिकाओं को ही हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, और ये न्यूरॉन की संरचना है। न्यूरॉन की संरचना आपको कंठस्थ होनी चाहिए, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। ठीक है, ये जो न्यूरॉन है ये सूचनाओं को इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या है, स्पेशलाइज्ड है। इंफॉर्मेशन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम जो है ये न्यूरॉन करते हैं। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो पिक्चर है, ये इस पिक्चर को देखिए तथा इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए। तंत्रिका कोशिका को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, जो नर्व सेल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। इनके पार्ट्स को पहचानना है, इनके पार्ट्स को पहचानना है, महत्वपूर्ण है। जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती है, जहां सूचनाओं को रिसीव किया जाता है ना, रिसीवर कौन है, ये द्रुमिका डेंड्राइट। यहां पर बाहर से इंफॉर्मेशन को, या फिर सीधा बोलो इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है। जैसे ही इंफॉर्मेशन यहां पर रिसीव कर लिया जाता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन के होने के बाद जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। फिर यह विद्युत आवेग जो है इस कोशिका काय में आता है। यह पूरा साइटोप्लाज्म है ना, और ये केंद्रक है, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। तो कोशिका काय से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए ये जो सूचनाएं हैं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है, जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, जिससे यह आगे संचरित हो सके। तो विद्युत आवेग के रूप में कोशिका काय से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए ये नर्व एंडिंग के पास पहुंचता है, और यहां पर वो जो केमिकल सिग्नल होता है, माफ करिएगा, वहां पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, जो विद्युत आवेग होता है, वो रासायनिक संकेत में, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा क्रम जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है बहुत, कि डेंड्राइट के बाद जो है सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद ये नर्व एंडिंग है ना, ये नर्व एंडिंग। ये ऐसे जो है इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रेवल करता है। डेंड्राइट ने रिसीव किया, केमिकल रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रिक सिग्नल में वो सूचना जो है वो कन्वर्ट हो गई। ठीक है, वो सूचना जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो गई केमिकल रिएक्शन होने के बाद।
उसके बाद वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, विद्युत आवेग है, सेल बॉडी में जाता है। उसके बाद एक्सॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग में जाता है और यहाँ पर आने के बाद जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स वापस से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास वो केमिकल सिग्नल जाता है और फिर वहां पर जो है जब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट ने उस केमिकल सिग्नल को रिसीव कर लिया, उसके बाद वो वापस से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा क्रम जो है आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक एक्टिविटी है, कुछ चीनी अपने मुंह में रखिए, इसका स्वाद कैसा है। चीनी को मुंह में रखना है, चबाना है, देखिए इसका स्वाद कैसा है। अपनी नाक को अंगूठा तथा तर्जनी उंगली से दबाकर बंद कर लीजिए। अब फिर से चीनी खाइए, इसके स्वाद में क्या कोई अंतर आया। तो एक बार बिना नाक को दबाए चीनी को खाना है, दूसरे बार में क्या करना है, नाक को दबाना है, तब जाकर चीनी खाना है और स्वाद को चेक करना है क्या स्वाद में कोई परिवर्तन आया है। खाना खाते समय उसी तरह से अपने नाक बंद कर लीजिए तथा ध्यान दीजिए कि जिस भोजन को आप खा रहे हैं क्या आप उस खाने का पूरा स्वाद ले रहे हैं। खाना खाते समय भी आप ये काम जो है कर सकते हैं, नाक को दबा करके खाइए और चेक कीजिए कि जो खाना आप खा रहे हैं क्या आप उसका पूरा स्वाद ले पा रहे हैं। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं। यदि हाँ तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए और उनके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए तथा चर्चा करिए। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या आप इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं। जब आपको जुकाम हो जाता है तब नाक जो है वो जाम हो जाता है, फिर आप कुछ भी खाते हैं तो उसका स्वाद जो है आप अच्छे से नहीं ले पाते हैं, आपको स्वाद का अंदाजा उतने अच्छे से नहीं लगता है। नाक बंद करके आप चीनी या भोजन खाएंगे तो भी स्वाद जो है आप उतने अच्छे से नहीं ले पाएंगे। क्यों ऐसा होता है, देखो हमारे नाक में होता है घ्राणग्राही। घ्राणग्राही को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, है ना, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये सुगंध का पता लगाता है। और हमारे जीव में होता है स्वादग्राही, जिसे हम लोग गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, है ना, गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो ये है स्वादग्राही हमारे जीव में और इसका मतलब हो गया हिंदी में घ्राणग्राही। स्वादग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। जो ये स्वादग्राही हमारे जीभ में है वो स्वाद का पता लगाते हैं, लेकिन उस स्वाद को और भी ज्यादा एनहांस करने का काम जो है ये घ्राणग्राही करता है। जब हम खाना को चबाते हैं तो वहां से कुछ बोल सकते हो कि स्मेल निकलता है। उस स्मेल को सेंस करने का काम जो है ये घ्राणग्राही करता है और उसके बाद जो स्वाद है वो और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है, और भी ज्यादा बढ़िया हो जाता है और हम उस स्वाद को अच्छे से फील कर पाते हैं। जब नाक हमारा जाम हो जाता है तो ये घ्राणग्राही जो है उस स्मेल को सेंस नहीं कर पाता है। इस स्मेल को जब वो सेंस नहीं कर पाता है तो जो भी हम खाना चबा रहे हैं उससे जो कुछ भी स्मेल आ रहा है उस स्मेल को ये घ्राणग्राही जो है रिसीव नहीं कर पाता है, जिसके कारण स्वाद जो है आपको उतने अच्छे से फील नहीं आता है। तो स्वाद का पता लगाने का काम स्वादग्राही का होता है, लेकिन उसे और भी ज्यादा बेहतर बनाने का काम जो है ये घ्राणग्राही करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया को हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्ती शब्द का प्रयोग करते हैं। कहा जा रहा है पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप, पर्यावरण में कोई घटना होती है और उसके रिस्पॉन्स में अचानक हुई क्रिया, है ना, अचानक सडन कोई एक्शन की चर्चा की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर जो है प्रतिवर्ती शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया, या मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। इसका क्या अभिप्राय है। इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते या अपनी क्रिया को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बस से जा रहे थे, अचानक आपको पता चला कि बस में बम है, आप अचानक से कूद जाते हैं, है ना, अचानक से कूद जाते हैं ये बिना सोचे कि भाई हम कूदेंगे, मरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम जहां कूद रहे हैं वहां नाला है, वहां कांटा है, क्या है पता नहीं, बस जैसे ही सुना कि बस में बम है आप अचानक से कूद गए। यहां आपने खुद को अपने नियंत्रण में महसूस नहीं किया, आप खुद को जो है नियंत्रित महसूस नहीं किए हैं, ठीक है। जो आपने एक्शन किया उसे आपने नियंत्रण में महसूस नहीं किया, है ना, अचानक से आप कूद गए।
जैसे आप खड़े थे, अचानक से जो आपका हाथ है वो आगे की चपेट में आया, आप एक झटके से हाथ हटा लेते हैं, है ना, एक झटके से आप हाथ हटा लेते हैं बिना सोचे समझे, ठीक, बिना सोचे समझे। या फिर मान लीजिए कि आप चल रहे थे, आपके पैर में कोई कांटा चुभा, आप एक झटके से पैर ऊपर उठा लेते हैं, है ना, एक झटके से पैर ऊपर उठा लेते हैं। तो ये इन सारे में देखो क्या हो रहा है, इन सारे में एक चीज कॉमन है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उनके बारे में विचार नहीं करते हैं। पैर उठाने से पहले आपने थोड़ी सोचा था कि भाई पैर उठाना है, आपने नहीं सोचा था। या फिर बस से आप जब कूदे तो आप ये नहीं विचारते हैं कि भाई कैसे कूदना है, पहले देख लेता हूं कुछ है तो नहीं, है ना, रास्ते पर कहीं ऐसा ना हो कि खाई में गिर जाऊं, है ना, रोड के किनारे खाई हो और उसके अंदर ना कूद जाऊं, मैं खाई में ना कूद जाऊं, ये सब सोचते नहीं है। बस भाई बम है, बचना है, कूद गया, कूदने के बाद क्या होगा पता नहीं है। तो हम विचार नहीं करते हैं इन सारे ही एक्शन में। तो रिफ्लेक्स एक्शन हम उन एक्शन को कहते हैं जिनमें हम सोचते नहीं है, समझते नहीं है, बस एक्शन जो है अपने आप हो जाता है। फिर भी ये वो स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। अब इन सारे ही केसेस में देखें तो एक चीज तो कॉमन है कि जो भी यहां पर हम गति कर रहे हैं वो हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति जो अनुक्रिया कर रहे हैं उनके कारण ही हो रही है। पर्यावरण में परिवर्तन ही तो हुआ, पर्यावरण में परिवर्तन ही तो हुआ। आपका हाथ जो है आग के चपेट में गया, वो अपने आप में, तो वहां पर उद्दीपन जो है आग है, बस में बम है, डर उद्दीपन हो गया। तो पर्यावरण में चेंज आ रहा है, उसके बदले में आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो वो गति हो रही है ना, वो क्रिया हो रही है। भले वो क्रिया जो है हम सोच समझ कर नहीं कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों ने नाम दे दिया रिफ्लेक्स एक्शन, लेकिन क्रिया जो हम कर रहे हैं अपने पर्यावरण में आने वाले परिवर्तन के प्रति ही कर रहे हैं, राइट। इन परिस्थितियों में नियंत्रण व समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए दुराग्राही तथा खतरनाक स्थिति है। भाई हम रहे या फिर कोई और जंतु रहे, आग की लपट को छूना, आग को छूना जो है वो खतरनाक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम इसके प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं, कैसे अनुक्रिया करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है और इसलिए हमें अपने हाथ हटा लेने चाहिए। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। कहा जा रहा है कि एक सिंपल भाई उपाय तो यह है कि हम विचार करें। जो आपका हाथ है वो आग में जा चुका है, अब हम विचार करें कि हमें अपना हाथ जो है हटा लेना चाहिए, नहीं तो जो हमारा हाथ है वो जल जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमें कितना टाइम लगेगा ये सब सोचने में। डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। आप फास्ट सोचते हैं कि यार हमारा हाथ जल जाएगा, हटा लेना चाहिए, ठीक है, या फिर अरे हमारा हाथ जल जाएगा, हमें इस हाथ को जो है हटा लेना चाहिए, और आप हटा लेंगे। डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं, है ना। हाथ को हटाने में कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा आपको, ठीक। चाहे आप जल्दी हटा लें, ठीक ना, या फिर थोड़ा धीमे हटाएं, लेकिन आप वहां पर सोचेंगे। तो सोचने पर डिपेंड करता है कि आपको ये सब पूरा एक्शन, पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, हाथ को हटाने में कितना समय लगेगा। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। अब जब आप ये सब सोचेंगे तो जब आप ये सब सोचेंगे, विचारेंगे, है ना, मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। ये सब सोचने विचारने के लिए जो है, ये सब सोचेंगे विचारेंगे तो ये काम आपका ब्रेन करेगा, ठीक है, आपका ये ब्रेन करेगा। और ये विचार करना जो है एक जटिल क्रिया है। जो आप ये सोचेंगे विचारेंगे ये आपके ब्रेन के द्वारा होगा ना, ये ब्रेन के द्वारा होगा। और विचार करना अपने आप में एक जटिल क्रिया है। भाई क्यों जटिल क्रिया है? हर एक विचार के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। हर एक विचार के कारण एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। देखो जब आप कुछ भी विचार करते हैं तो आप वहां पर बहुत कुछ सोचते हैं। आप वहां पर देखो हाथ जो है आग में है तो आप क्या सब सोच रहे हो? मेरा हाथ आग में है, इससे हमें आघात, इससे हमारा हाथ जो है जल सकता है, हमें हटा लेना चाहिए। ये सब विचार करना जो है, ये सब विचार करना एक जटिल क्रिया है। इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन से बहुत सारे नर्व इंपल्स जनरेट होते हैं और वो आपस में क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन करते हैं। ठीक,
यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन्य क्रिया से जुड़ने के लिए बाध्य है। जब हम कुछ भी विचार करते हैं तो वो अपने आप में एक जटिल क्रिया है। क्यों जटिल क्रिया है? क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूरॉन से बहुत सारे नर्व इंपल्स, तंत्रिका आवेग कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन करते हैं। ठीक, और उसके बाद ये सारे जब कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद जो है रिस्पॉन्स लिया जाएगा दिमाग के द्वारा कि हाँ आपको क्या करना है। ठीक, वो हमारे हाथ के पेशी कोशिका को मैसेज भेजेगा दिमाग, ठीक ना, कि हटाना है, तब जाकर के आप हटाएंगे। पढ़ते हैं आगे क्या कहा गया है। यदि यह वस्तु स्थिति है, यानी कि यही कंडीशन है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। कहा जा रहा है कि भाई सोचना विचारना अगर इतना ही जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कि बहुत सारे न्यूरॉन से बहुत सारे नर्व इंपल्स जो है एक साथ जो है बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हमारे बॉडी में जो सोचने वाला ऊतक है उनमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। पूरा न्यूरॉन का क्या है, नेटवर्क है। आप लिंक कर पा रहे हैं? अगर सोचने में विचारने में बहुत सारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे न्यूरॉन से बहुत सारे नर्व इंपल्स जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी सोचने वाला भाग है भाई उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे। पूरा न्यूरॉन का क्या होगा, जाल ही जाल होगा। ठीक, यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित है। तो हमारे बॉडी में कहाँ स्थित है? खोपड़ी में अग्र सिरे में। ये पूरा पार्ट है ना, आगे का ये पूरा पार्ट आप बोल सकते हो, ये पूरा खोपड़ी है। और इस खोपड़ी में जो है आगे के इस वाले पार्ट में वो सोचने वाला भाग है, जिसमें न्यूरॉन का क्या पूरा जाल है, तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं तथा उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। यही सोचने वाला भाग है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने का काम करता है और फिर उसको विचारता है और उसके बाद रिस्पॉन्स देता है कि भाई क्या करना चाहिए। निस्संदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, बॉडी के अलग अलग पार्ट से अगर इंफॉर्मेशन हमारे इस वाले पार्ट में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मस्तिष्क जुड़ा होना चाहिए। ठीक, मस्तिष्क जो है जुड़ा होना चाहिए और ये तंत्रिकाओं द्वारा जो है जुड़ा होता है। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है, तो तंत्रिकाएं इन संकेत को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है ना। अगर जो ये मस्तिष्क है, ये जो ब्रेन है, ये इंस्ट्रक्शन देता है, आदेश देता है हमारे पेशियों को गति कराने के लिए, तो यहां भी सीधी सी बात है कि भाई मस्तिष्क से पेशियों तक सिग्नल लाने के लिए भी क्या होना चाहिए, न्यूरॉन होना चाहिए। तो सीधी सी बात यहां पर यह है कि पूरे बॉडी से इंफॉर्मेशन को अगर ब्रेन रिसीव कर रहा है, तो पूरे बॉडी का कनेक्शन और ब्रेन का कनेक्शन, पूरे बॉडी से ब्रेन का कनेक्शन होना चाहिए, जो कि न्यूरॉन के थ्रू होता है। और ब्रेन अगर सिग्नल दे रहा है पेशी को गति कराने के लिए, तो यहां पर भी एक कनेक्शन चाहिए, जो आपने देखा भी था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है पेशी कोशिका और न्यूरॉन के बीच में। ठीक, तो शरीर के विभिन्न भागों से सूचना को प्राप्त करने के लिए और शरीर के विभिन्न भागों तक सूचना को पहुंचाने के लिए पूरा एक न्यूरॉन, ये सब जो है पूरा न्यूरॉन के थ्रू होता है। पूरे शरीर के भाग से मस्तिष्क तक सूचना न्यूरॉन के थ्रू ही आएगी और मस्तिष्क उसको सोचेगा, विचारेगा और फिर जो अपना जवाब देगा वो न्यूरॉन के थ्रू ही देगा। यही चीज है इन सारे का मतलब जो यहां पर लिखा गया है। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें काफी समय लगेगा, हम जलन महसूस कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि जब तक हम ये सब सोचेंगे कि हाथ जल रहा है, हटा लेना चाहिए, है ना, जो हाथ है हमारा जल रहा है उससे हटा लेना चाहिए, मस्तिष्क ये सब सोचेगा, सोचना एक जटिल प्रक्रिया है, तो ये सब इतना जो हम सोचेंगे तब तक क्या हो सकता है कि हमारा हाथ जो है वो जल सकता है। ठीक, हम सोचेंगे विचारेंगे तो सोचना विचारना एक जटिल काम है, मस्तिष्क हमारा करेगा, फिर मस्तिष्क हमारा विचारेगा, फिर पेशियों को जो है हाथ के पेशियों को इंफॉर्मेशन भेजेगा कि हाथ हटाना है। तो कहा जा रहा है कि ये सब करने में जो है टाइम लगेगा और तब तक हमारा हाथ जो है वो जल जाएगा। तो देखो शरीर की डिजाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है। कहा जा रहा है कि भाई ऐसे केस में जब हमें नुकसान हो सकता है, वैसे केस में बॉडी में किस तरह से डिजाइन किया गया इस समस्या को हल करने के लिए, क्योंकि दिमाग तो भाई सोच समझ कर काम करेगा, जब तक वो सोचेगा समझेगा तब तक तो हाथ जल जाएगा। ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा
ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती है, उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति कराती है, तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तद अनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है, वह अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। कहा जा रहा है कि जो न्यूरॉन उस ऊष्मा को महसूस करती है और जो न्यूरॉन सिग्नल लेकर के आती है पेशी कोशिका के पास कि हाथ को हटाना है, ठीक। एक तो न्यूरॉन वो हो गया जो ऊष्मा को महसूस की, ठीक। दूसरा न्यूरॉन वो हो गया जो सिग्नल लेकर के आती है कि हाथ को हटाना है ब्रेन से। देखो, एक न्यूरॉन वो हो गया जो ऊष्मा को महसूस की और सिग्नल लेकर के गई ब्रेन में। फिर ब्रेन क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा हाथ की पेशी को न्यूरॉन के थ्रू कि हाथ को हटाना है। कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे कि इन दोनों न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ब्रेन को बोल सकते हो कि बाईपास कर दिया जाएगा, ऊष्मा को महसूस किया जाएगा और सीधा वो सिग्नल जो है उस न्यूरॉन में चला जाएगा जो पेशी कोशिका को आकर के कहेगी कि हाथ को हटाना है ना। तो ब्रेन को सोचने से पहले ही वो काम हो जाएगा। इसको हम और अच्छे से यहां पर देख लो, समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले हम आगे और बढ़ लेते हैं, ठीक, उसके बाद देखते हैं। आमतौर पर इस तरह के संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। चलो यहां पर देख ही लेते हैं। देखो, ये मान लीजिए कि हाथ है, ठीक। जो आपका हाथ है वो आग में चला गया है, ठीक है, बाय मिस्टेक मान लो कि आग में चला गया है। तो यहां से सेंसरी न्यूरॉन जो है इस स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मैसेज को लेकर के जाएगा ब्रेन के पास, है ना। पहले स्पाइनल कॉर्ड और उसके बाद ब्रेन के पास। फिर ब्रेन क्या करेगा, इस स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सिग्नल भेजेगा हाथ को कि भाई हाथ को हटाना है। लेकिन सोच विचार करके पहले ब्रेन जो है सोचेगा विचारेगा कि हाथ जल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके बाद जो है वो मैसेज भेजेगा। ये जो न्यूरॉन होता है इसे हम लोग सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं और इसे हम लोग मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। इस न्यूरॉन से सिग्नल आया है हाथ के पेशी कोशिका के पास, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास, कि भाई हाथ को हटाना है। ये न्यूरॉन जो है उस ऊष्मा को महसूस करके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है ब्रेन को उस इंफॉर्मेशन को लेकर के न्यूरॉन जाएगा और ब्रेन से हाथ को हटाने के लिए जो इंफॉर्मेशन आएगा वो भी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए इस हाथ के पास आएगा। तो कहा जा रहा है कि क्यों ना हम ये काम करें कि ये जो न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन और ये जो मोटर न्यूरॉन है इसको आपस में यहां पर कनेक्ट कर दे, इसको आपस में कनेक्ट कर दे। तो क्या होगा, अब यहां से जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसरी न्यूरॉन से इस रास्ते से होकर के इस रास्ते से सीधा मोटर न्यूरॉन में चला आएगा। अच्छा, ये जो न्यूरॉन होता है जो कनेक्ट करने का काम करता है इसे हम लोग रिले न्यूरॉन कहते हैं, है ना, रिले न्यूरॉन कहते हैं। तो ऊष्मा को महसूस इस सेंसरी न्यूरॉन ने किया और रिले न्यूरॉन के थ्रू जो है ब्रेन को जाने के बजाय जो है सीधा इस मोटर न्यूरॉन में वो सूचना चला गया कि भाई हाथ को हटाना है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ऐसा नहीं कि ब्रेन को नहीं जाएगी, ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन जो है वो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही ये जो मोटर न्यूरॉन है ये हाथ के पेशी कोशिका के पास सिग्नल भेज चुका होगा और हाथ जो है वो हट चुका होगा आग से। तो ब्रेन को इंफॉर्मेशन तो जाती है लेकिन उससे पहले एक्शन जो है हो चुका होता है। तो यहां पर देखो पूरा एक आर्क क्रिएट होता है, यहां पर पूरा जो एक ऐसे आर्क क्रिएट होता है, इसी को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में क्रिएट होता है। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहां होना चाहिए, है ना। आगत तंत्रिका जो इंफॉर्मेशन को लेकर के आएगी, है ना, आगत तंत्रिका ये हो गया और निर्गत तंत्रिका ये हो गया। कहां होना चाहिए, तो सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहां सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन को जा रही है स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जा रही है, जो भी ब्रेन से आ रही है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आ रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड में ही इन दोनों को क्या कर दो कि कनेक्ट कर दो। पूरे शरीर की तंत्रिका है मेरुरज्जु से मस्तिष्क को जाने वाली रास्ते में एक बंडल में मिलती है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती है। ये चीज मैंने आपसे कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन को जा रही है स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जा रही है, जो भी ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ रही है स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आ रही है, तो
स्पाइनल कॉर्ड में ही मेरुरज्जु का मतलब स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसी में क्या करते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क को बना देते हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन तक भी जाती है, लेकिन उससे पहले ही जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हो चुका होता है। यहां पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये देखो, ये संवेदी तंत्रिका कोशिका है, सेंसरी न्यूरॉन है ना। ये सेंसरी न्यूरॉन इस हीट को महसूस, इस सेंसरी न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होगा, डेंड्राइट है ना, द्रुमिका, इस ऊष्मा को महसूस करेगी। ठीक है, ये ग्राही क्या है, वही डेंड्राइट है। इस ऊष्मा को महसूस जो है वो डेंड्राइट करेगी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसे इस सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए पहले स्पाइनल कॉर्ड में है ना, पहले स्पाइनल कॉर्ड में और फिर ब्रेन में, फिर ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन जाएगी। फिर ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन भेजेगी किसको, इस पेशी कोशिका को, भुजा में जो पेशी है उसको, इस स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए। लेकिन ब्रेन जो है पहले ये जो सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन गई है उसको सोचेगा, विचारेगा, तब तक क्या हो जाएगा, हाथ जल सकता है। ठीक, अच्छा, जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से आ रही है इस पेशी कोशिका के पास, इस भुजा के पास, पेशी कोशिका मतलब भुजा, जो हाथ है उसकी जो पेशी कोशिका है उसके पास, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। ठीक है, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और इसे बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, इसे बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर के जा रही है स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक, ब्रेन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए भुजा, जो हाथ है, हाथ की जो पेशी है वहां तक लेकर के आ रही है कौन, मोटर न्यूरॉन। तो कहा जा रहा है कि भाई अगर ब्रेन जो है सोच समझ करके ये मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन भेजेगा तब तक तो काफी देर जो है हो जाएगी और हाथ जल सकता है। तो क्यों ना इस स्पाइनल कॉर्ड में ही हम लोग क्या करते हैं कि एक कनेक्शन बना देते हैं। ठीक, तो देखो यहां पर ये एक न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन, जिसने क्या किया, इस सेंसरी न्यूरॉन और इस मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, इसे हम लोग रिले न्यूरॉन बोलते हैं, रिले न्यूरॉन बोलते हैं। तो अब क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन जो है वो गई और इस रिले न्यूरॉन से जो है सीधे इस मोटर न्यूरॉन के थ्रू इस भुजा की पेशी में वो मैसेज जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो आई कि हाथ को हटाना है। ठीक, ब्रेन को ये सिग्नल जाती है, मस्तिष्क को ये सिग्नल जाती है, लेकिन उससे पहले जो है हाथ हटाने का काम जो है हो चुका होता है। ठीक, तो ये रिले न्यूरॉन जो है ऐसा नहीं है कि केवल कनेक्ट करने का काम जो है, इन दोनों न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करने का काम जो है वो करती है। ये जो रिले न्यूरॉन है इसमें इंफॉर्मेशन बदल जाता है, मतलब भाई ये इंफॉर्मेशन गई कि भाई हाथ जो है वो जल रहा है, रिले न्यूरॉन के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगा कि भाई जो ये भुजा है, हाथ जो है, इसको हटाना है, और वो इंफॉर्मेशन जो है इस मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा। समझ में आया आपको? और फिर मस्तिष्क के पास जाएगा, लेकिन तब तक जो है ये हाथ हट चुका होगा। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। कहा जा रहा है कि ज्यादातर जंतुओं में ये जो रिफ्लेक्स आर्ग है, ये भाई ये इसलिए विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। ठीक ना, जब तक ये सोचेगा तब तक दुर्घटना जो है वो घट जाएगी। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित है। भाई सोचने का काम जो है वो काफी जटिल है, इसमें जो है जटिल न्यूरॉन जाल चाहिए होता है, जो अधिकांश जंतुओं में या तो बहुत कम है या फिर है ही नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में, है ना, रियल थॉट प्रोसेस के अब्सेंस में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्यप्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। कहा जा रहा है कि भले ही जटिल न्यूरॉन जाल अस्तित्व में आया, उसके बाद भी जो प्रतिवर्ती चाप है वो तुरंत क्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। जटिल न्यूरॉन जाल, जैसे हम लोग के अंदर भाई ब्रेन में जटिल न्यूरॉन जाल है, लेकिन फिर भी जो ये रिफ्लेक्स आर्क है ये ज्यादा फास्ट है ना, ये ज्यादा फास्ट है एक्शन लेने के लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव मस्तिष्क के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। क्या मेरुरज्जु का कार्य, क्या स्पाइनल कॉर्ड का कार्य,
केवल प्रतिवर्ती क्रिया है। अच्छा, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब आप समझ गए ना, वो क्रिया जो अचानक से होती है बिना सोचे समझे। हम जो काम करते हैं अचानक से एक झटके में बिना सोचे समझे, वो प्रतिवर्ती क्रिया है जो मेनली कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, है ना, रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू। निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। हम सोचने वाले प्राणी हैं। मृदुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंधन होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मृदुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। कहा जा रहा है कि क्या मृदुरज्जु केवल प्रतिवर्ती क्रिया, मृदुरज्जु का कार्य जो है केवल रिफ्लेक्स एक्शन है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हम सोचने वाले प्राणी हैं। तो मृदुरज्जु जो है वो खुद किससे बनी होती है? तंत्रिकाओं से बनी होती है। और तंत्रिका का काम क्या है? सूचनाएं प्रदान करना। ठीक, सूचनाएं प्रदान करना। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंधन होते हैं। सोचना हम लोग पढ़ चुके हैं, काफी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कई सारे न्यूरॉन्स जो है इनमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना। बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है एक साथ बहुत सारे नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं और उनका कॉम्प्लिकेटेड जो है पूरा इंटरेक्शन होता है। तो सोचने वाला जो मेन काम है वो मस्तिष्क का है ना। सोचने वाला जो काम है, ये जो कहा जा रहा है कि जो जटिल क्रियाविधि और तंत्रिका संबंधन है, न्यूरल कनेक्शन है ना, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी और न्यूरल जो कनेक्शन है वो हमारे ब्रेन में है। ठीक, वो हमारे ब्रेन में है। यानी जो सोचने वाला मेन काम है वो किसका है? वो ब्रेन का है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ आता है। तो हम केवल ये नहीं बोल सकते हैं कि मृदुरज्जु का काम जो है केवल रिफ्लेक्स एक्शन है। जो ब्रेन है वो बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, मुख्य समन्वय केंद्र है। ठीक, मस्तिष्क तथा मृदुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी जो आपका बॉडी है उसके सेंटर में है। ये ब्रेन हो गया और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ये ब्रेन हो गया और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके कहलाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो बॉडी के सारे ही पार्ट से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं और उसका क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं। लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब वो सारी क्रियाएं जो हम सोच समझ कर करते हैं, जिसमें हमारी ऐच्छिक पेशियां जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। जैसे हाथ की पेशियां, पैर की पेशियां जो हमारे नियंत्रण में है, हम उनमें गति जब चाहे तो करा सकते हैं, जब चाहे तो रोक सकते हैं। अब देखो, एक एक चीज ध्यान से पढ़ना, यहां से एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। भाई लिखना है, बात करना है। लिखना है तो कितना लिखना है, कैसे लिखना है। बात करना है तो कितना बात करना है। कुर्सी कैसे घुमाना है ना। कार्यक्रम समाप्त हो गया तो ताली कितने जोर से बजाना है, कितने जोर से नहीं बजाना है। इन सारे में हमारी ऐच्छिक पेशियां जो है वो ऐच्छिक पेशियां जो है शामिल होती है। और ये सारे एक्शन जो होते हैं वो सोच समझ कर किए जाते हैं। ऐच्छिक क्रियाएं हैं, राइट। ये सारी क्रियाएं ऐच्छिक क्रिया है जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित है। लिखना है तो क्या लिखना है, बात करना है तो क्या बात करना है, कुर्सी घुमाना है तो कैसे घुमाना है, ताली बजाना है तो कैसे बजाना है, कितना बजाना है। ठीक, अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। ऐच्छिक क्रियाओं को करवाने के लिए मस्तिष्क को क्या करना पड़ता है कि पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं, क्योंकि जो ऐच्छिक पेशियां होती है, हाथ पैर की पेशियां होती है, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पेशियों में संचार भेजता है, यानी कि इंफॉर्मेशन भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मृदुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र
पेशियों में संचार भेजता है। देखो, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये कहलाते हैं हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस ब्रेन से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उसे हम लोग बोलते हैं कपाल तंत्रिका, क्रेनियल नर्व्स। और जो तंत्रिका इस स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेरु तंत्रिका, स्पाइनल नर्व। और ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं, परिधीय तंत्रिका। परिधीय तंत्रिका, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये दो प्रकार के हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे बॉडी के सेंटर में जो ये ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये सारे आ जाते हैं। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर वो सारे न्यूरॉन्स आते हैं जो निकलते हैं हमारे ब्रेन से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। अब इस आधार पर हम लोग न्यूरॉन्स को दो पार्ट्स में बांट देते हैं। क्रेनियल नर्व्स यानी वो तंत्रिकाएं जो हमारे ब्रेन से निकलती है, और मेरु तंत्रिका जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसी के थ्रू जो है इंफॉर्मेशंस जो है वो ट्रांसमिट की जाती है हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, या फिर बोल दो इन ऐच्छिक क्रियाओं में पेशियों तक। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। ब्रेन हमारा सोचता है और उसके हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। जैसी आपको संभावना होगी, यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो सूचना विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। कहा जा रहा है कि जो सोचना है भाई, सोचना विचारना एक जटिल क्रिया है। तो होता यह है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। जो ब्रेन है उसमें क्या है कि अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अलग अलग पार्ट्स का काम होता है अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको प्रोसेस करना, और उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के तीन मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं, जिनके नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है। सबसे पहले आप ब्रेन जो है, जो मानव मस्तिष्क है, उसके सारे पार्ट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए। जो मस्तिष्क है वो हमारे खोपड़ी में है ना, वो हमारे खोपड़ी में है। ये हमारा खोपड़ी है जिसके अंदर क्या है, ब्रेन है। देखो, जो पहला पार्ट है वो है ये अग्र मस्तिष्क, दूसरा पार्ट है ये मध्य मस्तिष्क, और तीसरा पार्ट है ये पश्च मस्तिष्क। तो सबसे पहले हम लोगों ने तीन पार्ट में बांट दिया, फोर्ड ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये जो अग्र मस्तिष्क है इसी का पार्ट होता है ये प्रमस्तिष्क, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं, है ना। माफ करिएगा, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम, है ना, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क, जो किसका पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। और हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट यही है, प्रमस्तिष्क, या फिर बोल दो ये अग्र मस्तिष्क। उसके बाद है मध्य मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन, और ये जो मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, उसके बाद ये पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन। इनके तीन पार्ट्स हैं, पॉन्स है, मेडुला है, और ये अनुमस्तिष्क है, ये है सेरिबेलम, ये है सेरिबेलम, और ये है सेरिब्रम। तो जो पश्च मस्तिष्क है इनके तीन भाग, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है, जो सोच समझ करके काम करता है। ब्रेन का वो पार्ट जो सोचता है, सोच समझ करके एक्शन लेता है, उसे हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। इसी का पार्ट है ये प्रमस्तिष्क। और ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन है, अग्र मस्तिष्क। या तो अग्र मस्तिष्क होगा विकल्प में, या फिर क्या होगा, प्रमस्तिष्क होगा। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। इसमें सहचार्य के क्षेत्र पृथक होते हैं, जहां इन संवेदी सूचनाओं या अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्रित सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। कहा जा रहा है कि जो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है वो अग्र मस्तिष्क है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो अग्र मस्तिष्क है, ये जो फोर्ड ब्रेन है, ठीक, ये जो फोर्ड ब्रेन है, ये जो अग्र मस्तिष्क है, इसमें ना अलग अलग क्षेत्र होते हैं।
भाई सुनने से संबंधित जो इंफॉर्मेशन आएगी वो एक अलग क्षेत्र में आएगी जो इसी फोर ब्रेन के अंदर है। सुनने, सूंघने, देखने, है ना, सुनने, सूंघने, देखने, इन सारे से संबंधित जो इंफॉर्मेशन आएगी, आपने जो देखा वो सूचना हमारे ब्रेन में इस फोर ब्रेन के अंदर जाती है और वो एक अलग एरिया में जाएगी। आपने जो सुना वो इंफॉर्मेशन भी फोर ब्रेन में जाने वाली है और एक अलग एरिया में जाएगी, है ना। आपने जो सूंघा वो इंफॉर्मेशन भी फोर ब्रेन में जाएगी और वो एक अलग एरिया में जाएगी। तो फोर ब्रेन में अलग अलग एरिया है, अलग अलग क्षेत्र है जो अलग अलग, जहां से अलग अलग इंफॉर्मेशन आते हैं। इसमें सहस्रारी के क्षेत्र पृथक होते हैं जहां इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्रित सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। तो जो ये सूचनाएं आती हैं उनका अर्थ देखो कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले तो जो सूचना डायरेक्ट आई है, ठीक, और जो जैसे मान लीजिए कि आपने सुना, जब आपने सुना वो इंफॉर्मेशन जो है फोर ब्रेन के एक एरिया में गई, उस समय आप कुछ देख भी रहे होंगे, कुछ सुन भी रहे होंगे। तो जो आपने सुना वो इंफॉर्मेशन जो इन सारे एरिया में और सारे जो इंफॉर्मेशन है और ग्राही से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी इंफॉर्मेशन और पहले से आपके दिमाग में जो स्टोर्ड है वो सारी इंफॉर्मेशन, इन सब का जो है आकलन किया जाता है, इन सब को प्रोसेस किया जाता है, तब जाकर के अर्थ लगाया जाता है कि आपने क्या सुना है। समझ में आया? यही चीज आपसे कहा गया है कि इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्रित सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है कि पहले से आपके दिमाग में क्या सूचना है ना, जो आप देख रहे हैं उससे क्या सूचना आ रही है, सुन रहे हैं उससे क्या सूचना आ रही है, इन सारे को जो है प्रोसेस किया जाता है और तब जाकर के अर्थ लगाया जाता है। इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रियाएं तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारी टांग की पेशियां, नियंत्रित करती है। पहले से आपके दिमाग में जो स्टोर्ड है और अलग अलग ग्राही से जो सूचना प्राप्त की जा रही है, उन सारे को प्रोसेस करने के बाद जो है रिस्पॉन्स जो है ब्रेन के द्वारा लिया जाता है और फिर सूचना जो है भेजा जाता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, किसके पास, ऐच्छिक पेशी के पास, कि कैसे उनकी गति करानी है ना। जैसे लिखना है, अगर आप लिखने का सोच रहे हैं, है ना, अगर आप कुछ लिखने का सोच रहे हैं तो जो ब्रेन है ना वो पहले ही आपके हाथ के पेशी को इंफॉर्मेशन भेज चुका होगा कि लिखने का काम होना है। अगर आप साइकिल चलाना चाहते हैं, आप चलना चाहते हैं, ये सारे जो ऐच्छिक काम हैं, जब आप इन सारे को करने के लिए सोचते हैं तो ब्रेन पहले ही जो है कमांड भेज चुका होता है हमारे ऐच्छिक पेशियों को। हालांकि प्रकृति में कुछ ऐसे संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल है। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन जो है देखने और सुनने से अधिक जटिल है। जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट भर चुका है, हमें कैसे पता लगता है? यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है, जो हमारे अग्र मस्तिष्क में ही है ना। इसे हम हंगर सेंटर बोलते हैं और ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस है, ये देख लो, हाइपोथैलेमस है। तो आपका पेट भर चुका है ये बताने का काम ये हाइपोथैलेमस करता है ना। आपको भूख लगी है, आपका पेट भर चुका है, ये बताने का काम जो है ये हाइपोथैलेमस है, जो इसी फोर्ड ब्रेन का एक बोल सकते हो कि पार्ट है। आइए प्रतिवर्ती शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। भाई अपने मनपसंद का खाना देखा तो मुंह में पानी आ गया। हृदय स्पंदन के बारे में हम न भी सोचे तब भी यह होगा। वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। हम हृदय स्पंदन के बारे में सोच ले, है ना, श्वसन दर के बारे में सोच ले, इन सब के बारे में सोच भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, हम नियंत्रित इन सब को नहीं कर सकते हैं। चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। आप श्वसन दर, कुछ समय के लिए आप श्वसन दर को रोक सकते हैं, है ना, सांस लेना आप बंद कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर आप नहीं कर पाएंगे, नियंत्रित नहीं कर पाएंगे इसको। क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है? अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे ये भी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है जिस पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। ठीक, एक और देखो यहां पर, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा अन्य
तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। कहा जा रहा है कि कुर्सी खिसकाना, आपने एक केस देखा था जिसमें ऐच्छिक पेशी इन्वॉल्व थी। भाई कुर्सी खिसकाएंगे, हाथ से खिसकाएंगे तो हाथ की जो पेशी है वो क्या है, ऐच्छिक पेशी है। ठीक, हमारे बॉडी में जो है कुछ ऐसी भी पेशियां हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसे हम लोग अनैच्छिक पेशी बोलते हैं। यही चीज आपसे कहा गया है ना। पेशी गति का सेट है। अगर आपके आंखों पर ज्यादा रोशनी आती है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है, कम रोशनी होती है तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। अब ये चीज देखो, आप अच्छे से ध्यान में रखना। ये जो पुतली के आकार में परिवर्तन होता है, अचानक से पुतली के आकार में जो परिवर्तन होता है, ये भी अपने आप में क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। पुतली के आकार में जो अपने आप परिवर्तन होता है ये मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है और ये अनैच्छिक क्रिया है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। उसके बाद देखो, मैं कुछ यहां पर एग्जाम्पल्स लिख देता हूं जिसको आप क्या करेंगे, रट लेंगे। जैसे खांसना हो गया, ठीक, छींकना हो गया, उल्टी आना हो गया, उल्टी आना, उसके बाद हृदय स्पंदन दर हो गया, रक्त दाब लिख लो, लार आना, चलो ये भी सभी लिख लेते हैं, लार आना, उसके बाद रक्त दाब, खांसना, छींकना, उल्टी आना, लार का आना, रक्त दाब, श्वसन दर, ठीक है, और हृदय स्पंदन दर। ये सब कंट्रोल किया जाता है, देखो किससे, मेडुला द्वारा, है ना। अनैच्छिक क्रियाओं को मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो पुतली के आकार में जो परिवर्तन होता है वो मध्य मस्तिष्क के द्वारा, और इन सब में जो है पश्च मस्तिष्क का रोल होता है। पश्च मस्तिष्क का भाग होता है मेडुला, इसके द्वारा। हिंदी में इसे मज्जा बोलते हैं, मज्जा के द्वारा। अभी आपने यहां पर देखा, ये इस मेडुला के द्वारा। ये जो अग्र मस्तिष्क है या फिर प्रौ मस्तिष्क है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं, वो काम जो सोच समझ कर करते हैं। और अनैच्छिक क्रियाएं, ये सारी अनैच्छिक क्रिया है, इस पर हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ठीक, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, पश्च मस्तिष्क का भाग है मेडुला, इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और पुतली के आकार में जो परिवर्तन होता है वो मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। अब आ गया ये कुछ क्रियाएं, जैसे एक सीधी रेखा में चलना, स्ट्रेट लाइन में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रिया की परिशुद्धि, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है, पोस्चर एंड बैलेंस के लिए उत्तरदायी है। अब यहां पर ध्यान से देखो, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये सारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जो हम सोच समझ करके करेंगे। ये सब क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं जो हम सोच समझ कर करेंगे। इन सारे में ऐच्छिक पेशी जो है हमारी इन्वॉल्व होती है, और इन सब में, और जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है वो किसके नियंत्रण में है, इस अग्र मस्तिष्क के नियंत्रण में है। लेकिन इनमें बोल सकते हो कि इसको अच्छे से बैलेंस करना, पोस्चर को मेंटेन करना और बैलेंस करना। जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो इसमें आपके हाथ की पेशी, पैर की पेशी इन्वॉल्व हो रही है, और आप सोच समझ कर चला रहे हो कि भाई कितनी स्पीड से चलानी है, किधर चलानी है, कैसे चलानी है। लेकिन आप दो पहियों पर साइकिल का जो बैलेंस करके आपने रखा हुआ है, इसमें अनुमस्तिष्क का रोल है। जो आप सोच रहे हैं कितनी स्पीड से चलाना है, किधर चलाना है, इसमें किसका रोल है, इसमें तो इस अग्र मस्तिष्क का रोल है। लेकिन जो आपने बैलेंस बना करके रखा हुआ है ना, इसमें जो है अनुमस्तिष्क का रोल है। शराब पी करके आप साइकिल अच्छे से नहीं चला पाते हैं क्योंकि अनुमस्तिष्क वहां पर सही से काम नहीं करता है। ऐसे ही सीधी रेखा में चलना, भाई चलना एक ऐच्छिक क्रिया है, आप सोच समझ करके चलेंगे, है ना। ऐच्छिक पेशियां उसमें इन्वॉल्व होगी, ऐच्छिक क्रिया है जो अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाएगी। लेकिन आप सीधी रेखा में अगर आप चल पा रहे हैं तो आपको बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, और ये बैलेंसिंग बनाने का काम जो है इस अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। यही चीज आपसे कहा गया है, ठीक, जो ऐच्छिक क्रिया की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है।
सन स्थिति तथा संतुलन यानी कि पोस्चर एंड बैलेंस, है ना, पोस्चर एंड बैलेंस। तो ऐच्छिक क्रिया अग्र मस्तिष्क का काम है, ऐच्छिक क्रिया को करना अग्र मस्तिष्क का काम है, लेकिन उसको एकदम से प्रिसाइज तरीके से करना, एकदम प्रिसीजन के साथ, है ना, एकदम प्रिसीजन के साथ, एकदम परिशुद्धि के साथ करना जो है, ये अनुमस्तिष्क का उसमें रोल होता है। आपने सुना होगा ना कि एकदम प्रिसाइज अटैक किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, जो एकदम से प्रिसाइज अटैक किया गया, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे अटैक किया गया था जहां पर आतंकवादी ठिकाने थे। प्रिसाइज का मतलब वही चीज होता है, जैसे प्रिसाइज लोकेशन, एग्जैक्ट आपका लोकेशन क्या है। तो ये सारे ऐच्छिक क्रिया हैं जिसमें अग्र मस्तिष्क का रोल है, लेकिन एकदम से प्रिसाइज एक्शन जो है ये लिया जाता है अनुमस्तिष्क के द्वारा। प्रिसीजन के साथ जो एक्शन लिया जा रहा है इसमें अनुमस्तिष्क का रोल होता है। तो कभी मान लो आपसे पूछा जाता है कि सन स्थिति तथा संतुलन, पोस्चर एंड बैलेंसिंग में किस ब्रेन का रोल होता है, तो आप बोलेंगे अनुमस्तिष्क का रोल होता है। अब कहा जा रहा है ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं, ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं, यानी कि तंत्रिका ऊतक की बात की जा रही है जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कैसे रक्षा किया जाता है। मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। भाई जैसे मस्तिष्क है वैसे जो भी सॉफ्ट ऑर्गन है उसे जो है सावधानी पूर्वक रक्षा भी करना चाहिए। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बोला है कि बॉडी का डिजाइन ही कुछ इस प्रकार से किया गया है कि मस्तिष्क जो है एक हड्डियों के बॉक्स में है। ये पूरा हड्डी का बॉक्स है, ब्रेन बॉक्स हम जिसे बोलते हैं, खोपड़ी भी बोलते हैं, उसमें व्यवस्थित है। तो खोपड़ी है और खोपड़ी के भीतर क्या है, तरल से भरा हुआ एक गुब्बारा है जिसमें मस्तिष्क है। पहले खोपड़ी है, फिर क्या है, एक पूरा पाउच है लिक्विड से भरा हुआ, तरल से भरा हुआ, जिसमें क्या है कि ये मस्तिष्क है। और वो जो ये तरल होता है, जिसमें ये जो तरल होता है ये प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करता है। तो ब्रेन को रक्षा करने के लिए, ब्रेन की रक्षा करने के लिए ये खोपड़ी है, ब्रेन बॉक्स है, और जो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड है इसकी रक्षा करने के लिए रीढ़ की हड्डी है। और ब्रेन तरल से भरे हुए एक गुब्बारे में है और स्पाइनल कॉर्ड में भी जो है ये तरल होता है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है, जो नर्वस टिश्यू है वो कैसे काम करता है। अब तक हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे थे। यह कैसे सूचना एकत्र करता है, इन्हें शरीर में भेजता है। भाई कैसे सूचना को रिसीव करता है, कैसे भेजता है, सूचनाओं को संसाधित करता है, प्रोसेस करता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को संवाहित करता है। कैसे इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, कैसे भेजता है, ठीक, इन सब के बारे में अब तक हम लोग पढ़ रहे थे। दूसरे शब्दों में जब क्रिया या गति संपन्न होती है पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। ये एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। दूसरे शब्दों में जब क्रिया या गति संपन्न होती है पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। लास्ट काम कौन करेगा, पेशी ऊतक करेगा। जंतु पेशी कैसे गति करती है। जब तंत्रिका आवेग पेशी ऊतक तक पहुंचता है तो पेशी की गति करनी चाहिए, तो पेशी को गति करनी चाहिए। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन याद है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहां तक जब इंफॉर्मेशन जो है आती है तो ये पेशी कोशिका जो है, पेशी जो है वो गति करती है। लेकिन ये कैसे गति करती है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि पेशियों में गति होता है जब पेशी कोशिका अपने आकृति को, है ना, अपने आकृति को या फिर बोल दो आकार को बदलती है। पेशी कोशिका को हम लोग पेशी रेशा भी बोलते हैं। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है, तो कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती है। जैसे ही इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो कि आपने केस देखा था कि गर्म चीज से जो है आपका जो हाथ है वो टच हो जाता है, तो हाथ को हटाने के लिए मैसेज जो है हाथ के पेशी के पास वो सिग्नल आता है, हाथ की पेशी को सिग्नल आता है कि हाथ को हटाना है। तो जो हाथ की पेशी है वो कैसे गति करती है, तो हाथ की पेशी गति करती है क्योंकि जो पेशी कोशिका है, पेशी की जो कोशिका है वो अपनी आकृति को बदलती है। राइट, अब यह प्रश्न उठता है कि ये जो कोशिकाएं अपनी आकृति बदलती है कैसे बदलती है। तो इसके लिए देखो प्रोटीन्स होते हैं पेशी कोशिका में,
इनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। राइट, ये प्रोटीन होते हैं एक्टिन प्रोटीन। 2019 में आरआरबी जेईई में पूछा गया था एक्टिन प्रोटीन के बारे में। और दूसरा है मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन ये मेन प्रोटीन है, अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हुआ तो आप एक्टिन प्रोटीन को चूज करेंगे। ये दोनों जो प्रोटीन्स होते हैं ये पेशियों की आकृति को बदलते हैं जिसके कारण पेशियां गति कर पाती हैं। तो पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है। इंफॉर्मेशन पेशी के पास आई है ना, पेशी कैसे गति करती है, क्योंकि पेशी कोशिका अपनी आकृति को बदल लेती है। कैसे आकृति बदलती है, क्योंकि आकृति को बदलवाने वाला प्रोटीन होता है पेशी कोशिका में। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है ना। जब इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है पेशी कोशिका के पास आता है उसके हिसाब से जो पेशी है वो गति करती है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है। आप सीधा याद रखो, जब ये विद्युत आवेग जो है पेशी कोशिका के पास आती है तो ये जो प्रोटीन है अपने बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन कर लेता है, अपने संरचना में कुछ परिवर्तन कर लेता है, जिसके कारण पेशी को नई आकृति जो है मिल जाती है। स्मरण कीजिए, जब हमने कक्षा 9 में पेशी ऊतक की चर्चा की थी तब विभिन्न प्रकार की पेशियां, जैसे ऐच्छिक पेशियां जिसमें गति हम अपनी इच्छा अनुसार करा सकते हैं, अनैच्छिक पेशियां है ना जिसमें गति हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं करा सकते हैं, जैसे हृदय पेशी है, चिकनी पेशी अनैच्छिक पेशी है, कंकाल पेशी जो है ऐच्छिक पेशी है। अब तक हमने जो चर्चा की है इसके आधार पर आपके विचार में इनमें क्या अंतर हो सकते हैं। तो बता ही दिया, ऐच्छिक पेशियां जो हमारे नियंत्रण में है, हम जब चाहे उनमें गति करा सकते हैं, रोक सकते हैं। अनैच्छिक पेशियां जिनमें हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास जो है तंत्रिका से इंफॉर्मेशन जब पहुंचती है तो पेशी गति करती है। कैसे गति करती है, तो पेशी कोशिका अपनी आकृति जो है बदल लेती है। कैसे बदल लेती है, तो इनमें प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, ये प्रोटीन्स होते हैं। जब पेशी कोशिका के पास इंफॉर्मेशन आती है इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये अपने संरचना को, कॉन्फ़िगरेशन को बोल सकते हो, विन्यास को चेंज कर लेते हैं। इसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो है जो पेशी कोशिका होती है अपनी आकृति को बदल लेती है और ओवरऑल पेशी जो है वो गति करती है। ठीक, और इधर हम लोगों ने प्रोटेक्शन की बात की थी। ब्रेन को बचाने के लिए ब्रेन बॉक्स है, खोपड़ी है ना, और ब्रेन जो है पूरा लिक्विड से भरा पाउच में है। हमारे मेरुरज्जु को बचाने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड को बचाने के लिए ये बैकबोन है, या फिर इसी को वर्टिब्रल कॉलम ये बोलते हैं। उसके बाद आपसे जो है कुछ प्रश्न पूछा गया है। ये सारे प्रश्न जो है आपसे पूछे गए हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर है। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया एक स्वचालित प्रतिक्रिया होती है, जबकि टहलना एक स्वैच्छिक क्रिया है, सोच समझकर हम लोग करते हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया में हमारा नियंत्रण उतना नहीं होता है, अपने आप ही वो क्रिया होती है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य साइनेप्स में क्या होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। साइनेप्स में रासायनिक संदेशवाहक न्यूरोट्रांसमीटर का आदान प्रदान होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है ना, तो इसके लिए क्या है, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम को हम लोग हिंदी में अनुमस्तिष्क बोलते हैं, जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग है। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, तो नाक में जो है होते हैं घ्राणग्राही जो उस स्मेल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और हमारे अग्र मस्तिष्क में जो सूंघने से संबंधित क्षेत्र है वहां पर लेकर के जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। अधिकांश प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। मस्तिष्क बाद में सूचना की व्याख्या करता है। उससे पहले जो है प्रतिवर्ती क्रिया हो चुकी होती है। तो इसी के साथ ये जो पार्ट 1 है हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।